हाँ, आज भी क्वेश्चन करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद उसके बेसिस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट की। इसके अंदर क्या सीन है? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है क्या? लेट्स से मैंने एक रिएक्शन मान रखी है, ए गिव्स बी प्लस सी एट टाइम t इक्वल टू 0। इसके मैंने मान ली ए नॉट मोल्स, इसके हैं 0 0। एट टाइम t इक्वल टू t, इसके हो गए ए नॉट माइनस एक्स, एक्स और एक्स। एंड एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, एंड एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी ए हो गया 0, ये हो गया एक्स और एक्स। ठीक है, सॉरी ए नॉट और ए नॉट। इतना करना अपने को आता है। ठीक है, समझिएगा बातें क्या चल रही है। ले देके ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही है। और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है वो मेरा होता है के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। देखो, हमने अंदर मोल्स की जगह प्रेशर रख के देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय टोटल प्रेशर। हमने कॉन्सेंट्रेशन की जगह वॉल्यूम रख के देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय वॉल्यूम। हमने एक एक्सप्रेशन देख लिया टोटल प्रेशर का, पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। हमने एक एक्सप्रेशन देख लिया वॉल्यूम का, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करने के बाद एक एक्सप्रेशन देख चुके हो, कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम से रिप्लेस करने के बाद आप देख चुके हो कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की जगह वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट को रिप्लेस करना हो तो कैसे सवाल सॉल्व होते हैं। चीज ध्यान से सुनिएगा, चीज सिंपल है लेकिन सुनना थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन की 2 3 बार, क्योंकि यहाँ पे कोई एक जनरल एक्सप्रेशन तो आएगा लेकिन वो जनरल एक्सप्रेशन ऐसे होता है, लेकिन इक्वेशन चेंज होते होते उसके सॉल्व करने की अप्रोच भी चेंज होती जाती है। सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे, वो आगे जाके आप लोगों को समझ में आता जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। अब मैं इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट से रिप्लेस करूंगा, प्रेशर और वॉल्यूम से मैं रिप्लेस कर चुका हूँ। खैर, पहली बात समझते हैं कि टाइट्रेंट क्या होता है। भैया टाइट्रेशन करवाया होगा 11th क्लास, आयनिक इक्विलिब्रियम, अच्छा खासा टॉपिक था। ठीक है, टाइट्रेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, टाइट्रेशन के अंदर अपन अननोन वॉल्यूम, अननोन कॉन्सेंट्रेशन, अननोन मास पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, हम लोग किसी टाइट्रेंट की मदद लेकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी टाइम पर ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ठीक है, हम लोग टाइट्रेंट, किसी टाइट्रेंट टी मान लेता हूँ मैं, टाइट्रेंट टी को किसी टाइट्रेंट टी की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। टाइट्रेशन हम लोग क्यों करवाते हैं, ताकि हम अननोन मास, अननोन कॉन्सेंट्रेशन, अननोन वॉल्यूम पता लगा पाए। ठीक है ना, किसकी हेल्प से पता लगा पाएंगे ये सब, टाइट्रेंट की हेल्प से। ठीक है, टाइट्रेंट के बेसिस पे मैं जब बात करूंगा तो टाइट्रेंट का आपको वॉल्यूम पता होता है। ठीक है, वॉल्यूम नोन है इसका। ठीक है, एन फैक्टर पता होता है, मोलैरिटी पता होता है। टाइट्रेंट का आपके पास वॉल्यूम होता है, एन फैक्टर फाइंड आउट करना भी जानना आना चाहिए, और मोलैरिटी आपको पता होता है। तो होता क्या है, अगर मेरे को टाइट्रेशन का वॉल्यूम पता चल गया, एन फैक्टर पता चल गया, मोलैरिटी पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा, एंड में प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगा लूंगा। प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगाने के बाद, इक्विवेलेंट मोल्स बराबर करने के बाद मैं किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ। मतलब मैं ए के बारे में भी बता सकता हूँ वो कितना है, बी के बारे में भी बता सकता हूँ वो कितना है, और सी के बारे में भी बता सकता हूँ वो कितना है। ठीक है ना, अब ये इस केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस टाइट्रेंट टी का एन फैक्टर जो है वो एन टी है।
ठीक है। इस टाइट्रेंट टी का एन फैक्टर जो है वो एन टी है। अब इस टाइट्रेंट का एन फैक्टर तो मुझे पता है, लेकिन टाइट्रेंट के रिस्पेक्ट में कंडीशन समझ के चलिए। कंडीशन आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके दे सकता है। ये जो टाइट्रेंट टी है जिसकी मदद से आप किसी का भी कुछ भी पता लगा सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट, उसका यूज कैसे करेंगे? ये जो आपने टाइट्रेंट टी माना है वो हो सकता है अपने हिसाब से कंडीशन मैनिपुलेट कर दे। हो सकता है वो बोल दे दैट टाइट्रेंट टी कैन रिएक्ट विद ए ओनली, दिस टाइट्रेंट टी कैन रिएक्ट विद बी ओनली, या फिर वो बोल दे कि द टाइट्रेंट टी कैन रिएक्ट विद रिएक्टेंट ओनली, द टाइट्रेंट टी कैन रिएक्ट विद प्रोडक्ट ओनली, या फिर द टाइट्रेंट टी कैन रिएक्ट विद वन रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट ओनली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंडीशन अलग अलग हो जाने से सॉल्व करने की अप्रोच भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। हो सकता है अभी इनिशियली सुनने में थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आया हो, उसके टेंशन मत लेना। जो डेरिवेशन समझाऊं उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि एक सवाल मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आगे वाले आप लोगों को ही सॉल्व करने। किसी को नहीं पता प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं वो भी बता दिया जाएगा, एन फैक्टर क्या होता है वो भी बता दिया जाएगा। ये 11th के पाप है भैया, 11th के रेडॉक्स का काम है। जिसने वो पढ़ रखी है उसको समझ में आ गया होगा, जिसने नहीं पढ़ रखी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन में कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। फिलहाल आप मान के चलना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुन लीजिएगा, तो सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या करा भैया, मैंने मेरा टाइट्रेंट अभी टी माना है, जिसका एन फैक्टर मैंने मान लिया है एन टी। जैसा कि मैंने बोला कि अपन तो कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। लेट, मैं सबसे सिंपल केस मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो टाइट्रेंट है वो सिर्फ ए से रिएक्ट करता है, बी और सी से रिएक्ट नहीं करता। क्या बोला मैं? मेरा जो टाइट्रेंट है वो सिर्फ ए से रिएक्ट करता है, बी और सी से रिएक्ट नहीं करता। सिंपलेस्ट केस मान के चल रहा हूँ। तो लेट इट टाइम टी इक्वल टू 0 क्या करूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइट्रेंट का अगर आपको एन फैक्टर पता है, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगा के आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे वही करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ टी यानी कि टाइट्रेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए। अब बाय चांस अगर आपको यूं चाहिए कि सर मेरे को तो ए बी और सी तीनों से रिएक्ट करवाना है, तो आप क्या करो, टाइट्रेंट जिस जिस से रिएक्ट करता है उसके मिली इक्विवेलेंट से आप उसको बराबर कर दिया करो। क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ ए से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया मिली इक्विवेलेंट ऑफ टी बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए। अगर वो तीनों से रिएक्ट कर रहा होता तो मैं क्या लिख देता, मिली इक्विवेलेंट ऑफ टी बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। जिससे भी टाइट्रेंट रिएक्ट कर रहा हूँ दो के मिली इक्विवेलेंट में आपस में बराबर कर दूंगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये जो मैंने अभी तक करा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? जो बोला वो तो छोड़ो। मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर करने हैं, कब बराबर करने हैं, क्यों बराबर करने हैं, ये बात समझ में आई। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि मेरा टाइट्रेंट सिर्फ ए से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने टाइट्रेंट और ए के मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दिए। नाउ लेट एट टाइम टी इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मुझे वॉल्यूम पता है टाइट्रेंट की, मोलैरिटी पता है टाइट्रेंट की। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो गया भैया, मिली मोल्स। और अगर याद हो तो मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर क्या हो जाता है, जो कि मैंने एन टी मान रखा है यहाँ पे, इट इज मिली इक्विवेलेंट। मिली मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इज मिली इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला लगा के मैं मिली इक्विवेलेंट बराबर करूँ, बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए, मोल्स कितने ले रखे हैं, ए नॉट, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर यानी कि एन। इतनी बात समझ में आती है?
इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए मैंने कैसे बराबर करे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है। दोनों के मैंने मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दी। यहाँ से मैं क्या करूंगा, वी नॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मेरी जो वी नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10⁻³ अपॉन मोलैरिटी इनटू एन टी, यानी कि एन फैक्टर ऑफ टाइट्रेंट मल्टीप्लाई बाय एन ए इंटू ए नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लेट से, आराम से है ना, बिल्कुल प्यार से सुनिएगा, लेट से ये बी और सी से रिएक्ट कर रहा होता तो आप क्या लिखते, यहाँ पे आप लिखते मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी, मैं रफ में बता रहा हूँ है ना। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी। यहाँ पे आप क्या लिखते, लेट बी के मोल्स आपने मान लिए बी नॉट मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एन बी। सिमिलरली सी के लिए आप क्या लिखते हैं, सी नॉट मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एन सी, यही लिखते। तो 10⁻³ तो यहां से भी कॉमन आ सकता था जैसे यहां से आया है, अपॉन m इंटू एन टी। कहने का मेरा मतलब आपका ये है कि ये वाली जो टर्म होती है ये तो कांस्टेंट रहती है, आपकी बस यही वाली टर्म वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना है कि सिर्फ ए रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने ए का एन फैक्टर और उसके मोल्स लिए हैं। अगर आप बी को रिएक्ट करवाते तो 10⁻³ तो सब में से ही कॉमन आ रहा है, तो बी का एन फैक्टर और उसके मोल्स ले लेते, और अगर सी को रिएक्ट करवाते तो सी का एन फैक्टर और उसके मोल्स ले लेते। कहने का मतलब ये वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो मेरा वी नॉट डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ इस पे, और ये कौन है, एन फैक्टर और मोल्स। इतनी बात समझ में आती है क्या? क्योंकि अभी मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो टाइट्रेंट है वो सिर्फ ए से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए बाकी सारी टर्म नहीं आएंगी। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर भाई। आगे क्या है, मैं आगे यहीं से थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से नोट डाउन करिएगा आप बाकी। अब जैसा कि मैंने बोला कि मेरा जो वॉल्यूम है ये वाली टर्म तो हो गई कांस्टेंट। अब ये क्या है, मोल्स है, और मोल्स, सॉरी ये तो एन फैक्टर है, ये क्या है, एन फैक्टर है, और ये क्या है, मोल्स है। व्हाट इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, सिंस वी नो, अगर थोड़ा बहुत रिडॉक्स पढ़ा हो तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट्स के। तो कुल मिला के मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम of titrant is directly proportional to total number of equivalent of reactant and product। ये बात समझ में आती है क्या? Volume of titrant is directly proportional to total number of equivalent of reactant and product। Is it clear everybody? क्योंकि ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, सिर्फ यही वाली टर्म वेरी कर रही है। अगर बी भी रिएक्ट करता तो क्या लिख देते, एन बी इंटू बी नॉट, सी भी रिएक्ट करता तो क्या लिख देते, एन सी इंटू सी नॉट। तो एट दी एंड आ क्या जाता, एन ए इंटू ए नॉट प्लस एन बी इंटू बी नॉट प्लस एन सी इंटू सी नॉट। एट दी एंड है क्या, एट दी एंड आपका जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है दैट इज वी नॉट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करो। इस पे गौर फरमाना, मैं इसका रेफरेंस लूंगा अभी बीच में, इस पे सर्कल कर लो, क्योंकि मैं आज बाद में आपको बोलूंगा कि उस सर्कल को देखिए, ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स काम में आएगा। याद है ना क्या होता है ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स, कहाँ ऐसा कुछ करते थे, पार्शियल प्रेशर वाले में, जहाँ पे अपन बस ए के मोल्स देख लेते। ठीक है, वहां से भी सॉल्व कराइए अपन ने काफी सवाल।
अब मैं एक एग्जांपल आपको करके बताऊंगा, इसको बिल्कुल गौर से देखिएगा और फिर अपन बहुत सारी इक्वेशंस इसी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेट मैंने एक इक्वेशन मान ली 2a गिव्स 3b प्लस c। ठीक है, इसका जो एन फैक्टर है, टाइट्रेंट जो मैं यूज ले रहा हूँ वो टी ले रहा हूँ, और जो मैंने उसका एन फैक्टर है वो एन टी ही माना है। ठीक है, मोल्स मैंने मान लिया भैया इसके n1 है, इसके n2 है, न इसके n3। लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 इसके होंगे a नॉट, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एट टाइम t इक्वल टू t a नॉट माइनस 2x 3x x, एंड एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी 0 3/2 a नॉट बाई 2। यहाँ तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मुझे बताओ व्हाट इज v नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। v नॉट क्या है? वॉल्यूम एट टाइम t इक्वल टू 0। तो अपन जानते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट में वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स के। तो अगर मैं बात करूं v नॉट की, मतलब मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ a प्रेजेंट होगा, तो उसके नंबर ऑफ moles multiply by n factor. So what is the n factor of A? It is n1 into A naught. तो V naught will be directly proportional to n1 into A naught. ये समझ में आता है? Number of moles multiply by n factor. Similarly, Vt will be directly proportional to volume at time t. तो it is time t पे तो तीनों प्रेजेंट है ना, तो it is A naught minus 2x into n1 plus 3x into n2 प्लस x इंटू n3। यहाँ तक कोई तकलीफ? वही मैं करे जा रहा हूँ, मोल्स इंटू एन फैक्टर। सिमिलरली एट टाइम v इंफिनिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 इंटू a नॉट इंटू n2 प्लस a नॉट बाय 2 इंटू n3। बात क्लियर है भैया? ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ वैल्यू निकालने की, किसकी? v इंफिनिटी माइनस v नॉट। याद है ना अपन एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे? पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपन पी इंफिनिटी माइनस पी टी। क्योंकि यहाँ पे भी आप वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट की बात कर रहे हो, तो मैं वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द एक्सप्रेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या कॉमन आ रहा है? ए नॉट कॉमन आ रहा है, हाँ कि ना? तो वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, तो मैंने ले लिया कॉमन। बचा क्या? 3/2 n2 प्लस n3/2 माइनस n1। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ तक कोई तकलीफ? सिमिलरली जब आप v इंफिनिटी माइनस वी टी की वैल्यू निकालोगे, देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 n2 a नॉट प्लस n3/2 a नॉट माइनस n1 a नॉट प्लस 2n1x माइनस 3n2x माइनस n3x। कुछ नहीं करा मैंने, v इंफिनिटी माइनस वी टी करा है, यानी कि इसमें से ये माइनस करा है और कुछ नहीं। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, डाउट हो तो पूछ लो। ये v इंफिनिटी माइनस वी टी समझ में आया कैसे लिखा? ठीक है, अब आप क्या करें, आप थोड़ी सी टर्म्स देखिए। टर्म्स किस मद्देनजर? मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या कॉमन दिख रहा है? सॉरी, गलत टिक कर दिया मैंने। यहां से यहां तक क्या कॉमन दिख रहा है? तो भैया मैं यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, वही v इंफिनिटी माइनस वी टी की बात कर रहा हूं।
अगर आप देखोगे तो यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से लेके यहां तक मैं कॉमन निकाल सकता हूं ए नॉट। ठीक है, अगर आप ए नॉट कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या बचता है, 3/2। भाई मेरे पास स्पेस, मैं ये इक्वेशन वापस लिख देता हूँ, है ना, छोड़ो, ये मैंने इक्वेशन वापस लिख दी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वी इंफिनिटी माइनस वी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, मैंने निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 3/2 प्लस n3/2 माइनस n1। ठीक है, बाकी जो बचा कुचा है यहां से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, -2x। जब आप -2x कॉमन निकालोगे तो बताओ क्या बचेगा, 3/2 n2 प्लस n3/2 माइनस n1। ठीक है कि नहीं। जब मैं यहां से लेके यहां तक मैं -2x कॉमन निकालूंगा तो ये वाली टर्म बचेगी, 3/2 n2 प्लस n3/2 माइनस n1। तो मुझे पता चल गया v इंफिनिटी माइनस वी नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और मुझे पता चल गया v इंफिनिटी माइनस वी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा मैंने क्यों करा, -2x मैंने कॉमन क्यों निकाला, ताकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हो जाए। तो एट द एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि v इंफिनिटी माइनस वी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो आप क्या बोलोगे, ए नॉट माइनस 2x इंटू 3/2 n2 प्लस n3/2 माइनस n1। इतनी बात समझ में आती है। तो मुझे पता चल गया v इंफिनिटी माइनस वी नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मुझे पता चल गया v इंफिनिटी माइनस वी टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 कर रहा हूँ। 1 कौन सी इक्वेशन थी, v इंफिनिटी माइनस वी नॉट। 2 कौन सी इक्वेशन है, v इंफिनिटी माइनस वी टी। जब आप v इंफिनिटी माइनस वी नॉट और v इंफिनिटी माइनस वी टी का एक्सप्रेशन चेक करोगे तो आप पाओगे कि ये वाली टर्म हो रही है कैंसिल आउट। तो एट द एंड एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस 2x। कहाँ आया था, जो थोड़ी देर पहले तो मैं सर्कल मार्क करवाया, ये वही एक्सप्रेशन है। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और ए नॉट माइनस 2x क्या है, टाइम t इक्वल टू टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी। समझ में आई बात, इसलिए मैंने वो सर्कल मार्क करवाया था। आपको हर बार उन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन। जैसा कि आप समझ सकते हो, अगर मैं a की जगह 2a लिख देता तो द एक्सप्रेशन बिकम्स ए नॉट अपॉन, सॉरी, 2a की जगह अगर मैं a लिख देता तो द एक्सप्रेशन बिकम्स ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स ही आता। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली, इसलिए मैंने बोला इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज करती रहती। ठीक है, खैर, अब ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है ना, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, कौन सा, के टी बराबर एल एन वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है और ये हर बार वैलिड है, मतलब इसको आप हर बार यूज कर सकते हो। इट इज अ जनरल एक्सप्रेशन। ये जो रेड साइन से टिक करा हुआ है इसका मतलब क्या है, जब आप डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, दैट्स इट। जनरल एक्सप्रेशन का सेंस क्या समझिए, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आराम से पूछता हूँ आप लोगों से क्या बात है क्या नहीं। मेरी बात का जवाब देना है ना, सोच समझ के जवाब देना। अगर जैसा कि मैंने आपको बोला, देखो या मैंने क्या लिख रखा है, जनरल एक्सप्रेशन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर एनी कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बोला था कि टाइट्रेट अगर सिर्फ ए से ही रिएक्ट कर रहा है तो एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन होगा, अगर वो सिर्फ रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा है तो अलग तरीके का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट से रिएक्ट कर रहा है तो अलग तरीके का एक्सप्रेशन, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट से अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो अलग तरीके का एक्सप्रेशन। सोच समझ के जवाब देना।
ये जो आपने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है ये किसी भी कंडीशन के लिए वैलिड है, कंडीशंस मैं बताया जा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आप रेट लो मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अगर उसने बोल दिया कि रिएक्टेंट डज नॉट रिएक्ट, मतलब टाइट्रेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो बताओ क्या जीरो हो जाएगा? अगर टाइट्रेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वी इंफिनिटी, वी नॉट और वी टी में से क्या जीरो कर दूं? रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट के लिए कौन सी वॉल्यूम डिफाइन करी है आपने? रिएक्टेंट के लिए कौन सी वॉल्यूम डिफाइन करी है आपने? वी नॉट। तो कहने का मतलब अगर वो बोल देगा कि मेरा टाइट्रेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर देना। द एक्सप्रेशन बिकम्स के टी बराबर एल एन वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। लेट्स से मेरा टाइट्रेंट डज नॉट रिएक्ट विथ प्रोडक्ट, तो कौन सी वॉल्यूम है जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए डिफाइन है? कौन सी वॉल्यूम है जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए डिफाइन है? बताओ। वी इंफिनिटी। तो अगर वो यूं बोल देगा कि भैया मेरा जो टाइट्रेंट है वो प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स अब क्या जीरो कर दोगे? वी इंफिनिटी। तो ध्यान से बात सुनिएगा। लेट्स से अगर वो बोलता है कि प्रोडक्ट डज नॉट रिएक्ट, इफ प्रोडक्ट डज नॉट रिएक्ट, तो मैं क्या कर देता? वी इंफिनिटी टेंडिंग टू जीरो कर देता। अगर मैं बोलता रिएक्टेंट डज नॉट रिएक्ट, तो मैं क्या करता? वी नॉट जीरो कर देता। ठीक है। अब मैंने आपको लेट से थर्ड कंडीशन बोल दी। ये पहली तो क्या हो गई? जब सिर्फ प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा। दूसरी क्या होगी? जब रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहा। थर्ड कंडीशन में बोल देता हूं लेट ए और बी तो रिएक्ट कर रहा है बट सी रिएक्ट नहीं कर रहा। ए एंड बी रिएक्टेड बट सी डज नॉट रिएक्ट। तो ये वो कंडीशन हो गई कि भैया एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा है, बाकी एक रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में किस हिसाब से सॉल्व करेंगे? जो मैं पूछू वो जवाब देना। ए एंड बी रिएक्ट बट सी डज नॉट रिएक्ट। आपने जो एक्सप्रेशन लिख रखा है वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट का, मैं बस कुछ प्रूव करना चाह रहा हूं कि अगर दोनों में से, तीनों में से अगर एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट भी रिएक्ट कर रहा होता और कोई एक प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा होता, तो क्या होता? वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए नॉट 3/2 किसी का सवाल आया सर, व्हाट वाज डन आफ्टर जनरल एक्सप्रेशन? ये जनरल एक्सप्रेशन था ईरा। ठीक है, यहां तक लिख लिया था आपने। मुझे बताओ अगर प्रोडक्ट, देखो इनिशियली अगर वो बोल दे कि रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंडीशन वो दे सकता है कि भैया टाइट्रेंट तो सिर्फ रिएक्टेंट से रिएक्शन शो कर रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्शन शो कर रहा है या एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट से रिएक्शन शो कर रहा है। ये जनरल एक्सप्रेशन हर कंडीशन के लिए वैलिड है। लेट्स से मेरा टाइट्रेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर आपका टाइट्रेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा तो बताओ इसमें से क्या जीरो हो जाएगा? वी इंफिनिटी, वी नॉट या वी टी में से क्या जीरो हो जाएगा? रिएक्टेंट के लिए आप कौन सा टाइम डिफाइन करते हो? टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो वॉल्यूम माना है हमने, क्या माना है? वो वी नॉट। अब क्योंकि अपन मान रहे हैं कि भैया मेरा टाइट्रेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा, दैट मींस वी नॉट टेंडिंग टू जीरो। इतनी बात समझ में आई? तो अगर वो बोल रहा है कि भैया मेरा टाइट्रेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो कहने का मतलब आप वी नॉट में जीरो पुट कर देना। उस केस में आप जो सॉल्व करोगे वो कैसे सॉल्व करोगे? के टी बराबर एल एन वी इंफिनिटी अपॉन वी इंफिनिटी माइनस वी टी से। अगर वो बोल देता है कि भैया मेरे सिर्फ प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट कौन से टाइम पे प्रेजेंट होते हैं बताओ? अगर वो आपसे यूं बोल देता है मेरे प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं कर रहे, तो बताओ सिर्फ प्रोडक्ट कौन से टाइम पे प्रेजेंट है? क्या टी इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट प्रेजेंट है क्या? नहीं। इन्फिनिटी पे सिर्फ प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब अगर वो यूं बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा, तो कहने का मतलब क्या जीरो करोगे? वी इंफिनिटी जीरो कर देना।
अब अगर वो यूं बोलता है कि मेरा एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट ही रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसे मैंने जो आपका एक्सप्रेशन लिखा था या जो रिएक्शन लिखी थी वो लिखी थी 2A gives 3B plus C। अब वो यूं बोल रहा है कि उसमें A और B तो टाइट्रेंट से रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन C टाइट्रेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे बताना इस केस में क्या जीरो हो जाएगा। V इंफिनिटी माइनस V नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? 3/2 A नॉट, सॉरी, V इंफिनिटी माइनस V नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? A नॉट 3/2 इंटू N2 प्लस N3/2 माइनस N1। ध्यान से देख के बताओ C के लिए कौन सा एन फैक्टर डिफाइन करते हैं? इसमें से C वाला एन फैक्टर कौन सा है? तो C का एन फैक्टर ये है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन बोल रहा है कि C रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर C रिएक्ट नहीं कर रहा दैट मीन्स मेरी A नॉट इंटू N3/2 की वैल्यू जीरो हो गई। मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा यार, और क्या। जो चीज रिएक्ट नहीं कर रही उसको कंसिडर मत करो। तो कहने का मतलब मैंने A नॉट इंटू N3/2 हटा दिया। समझ में आया कि नहीं? तो मेरी जो V इंफिनिटी माइनस V नॉट की वैल्यू रह गई वो क्या रह गई? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नॉट 3/2 N2 माइनस N1। बात समझ में आई क्या? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? वही अगर मैं V इंफिनिटी माइनस VT की बात करूंगा तो V इंफिनिटी माइनस VT मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था? A नॉट माइनस 2x इंटू 3/2 N2 प्लस N3/2 माइनस N1। जरा बताना अगर C रिएक्ट नहीं कर रहा तो इस एक्सप्रेशन में किसे जीरो पुट कर दोगे? अगर आपका C रिएक्ट नहीं कर रहा तो इस एक्सप्रेशन में किसे जीरो पुट कर दोगे? इसे। मानते हो कि नहीं? तो अंदर क्या बचेगा? अंदर यही तो बचेगा यार, 3/2 N2 माइनस N1। फिर भी तो कटेगा, इससे ये भी तो कट ही रहा है, पहले भी तो कट ही रहा था। तो एट दी एंड बच क्या रहा है आपका? A नॉट अपॉन A नॉट माइनस 2x ही। कंडीशन समझ में आई क्यों बोल रहा हूं जनरल एक्सप्रेशन में? कि आप किसी की भी रिएक्शन करवा लो, किसी से भी रिएक्ट करवा लो, ये जनरल एक्सप्रेशन सबके लिए वैलिड है, ठीक है। अभी भी A नॉट अपॉन A नॉट माइनस 2x ही बच रहा है, ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में? हटा दें इसको, ये बस प्रूव करने के लिए था, नोट डाउन नहीं करना। चाहो तो इतना करना हो तो कर लेना, ठीक है। हटा दूं मैं इसको? चलो, कौन सी चीज बेटा? कौन सी चीज जल्दी? तो देखिए, कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि कुल मिला के आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे या जो भी आप एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे वो क्या देख के डिफाइन कर देता है? जैसे 2A gives 3B plus C था, तो एट दी एंड वैल्यू क्या आ रही है? A नॉट अपॉन A नॉट माइनस 2x। तो आप जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे उसमें A नॉट की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड आउट करते, इन दोनों का रेशियो लेते और एक्सप्रेशन आ जाता। तो आपको हर बार यही वाली टर्म्स देखनी है, क्योंकि रिएक्शन चेंज हो सकती है तो ये वाला डेटा भी चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। एक मैं करके बता रहा हूं, एक और तुम करना। लेट्स से मैंने एक इक्वेशन लिख दी, A गिव्स, बिल्कुल ध्यान से, और ये पूरा एकदम समझ में आना चाहिए, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए बात को। A गिव्स 2B प्लस 3C, इसका एन फैक्टर मैंने मान लिया 2 है, इसका एन फैक्टर मैं मान लेता हूं 3 है, और इसका एन फैक्टर मैं मान लेता हूं 1 है। ये एन फैक्टर उसने दिया है टाइट्रेंट के साथ, ठीक है। उसने बोला है गेट द एक्सप्रेशन, गेट द एक्सप्रेशन इन V नॉट एंड VT। उसने V इंफिनिटी का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसने V इंफिनिटी का नाम नहीं लिया तो मैं V इंफिनिटी यूज भी नहीं कर रहा। उसने बोला है कि भैया V नॉट और VT के लिए ही एक्सप्रेशन निकाल के बताओ, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू t का यूज करके एक्सप्रेशन का डेरिवेशन निकाल के बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल बस देखे जाना जल्दी जल्दी। एट टाइम t इक्वल टू 0 मैं मान लेता हूं इसके A नॉट, इसके 0 0। एट टाइम t इक्वल टू t A नॉट माइनस x 2x 3x। यहां तक कोई डाउट है? मुझे बताइए V नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? तो एट टाइम t इक्वल टू 0 आप जो वॉल्यूम डिफाइन करते हो वो V नॉट है, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
total number of equivalent of reactant and product, and number of equivalent is equals to, बहुत बढ़िया, number of equivalent is equals to moles into n factor. तो V naught will be directly proportional to 2A naught. तो यहां से A naught किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? V naught by 2 के. इतनी बात समझ में आई? What does VT will be directly proportional to? तो यहाँ पे भी वही लगाऊंगा, क्या? मोल्स इंटू एन फैक्टर. तो 2 इंटू A naught माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 2x 6x प्लस 1 इंटू 3x 3x. क्लियर बात? आपको किससे मतलब है? देखो, आपको इससे मतलब है, मतलब मेरे को किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मेरे को ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेरे को ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है क्या? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? 2A नॉट माइनस 2x प्लस 6x प्लस 3x. कितना आ रहा है भाई ये? तो ये आ रहा है 2A नॉट प्लस 7x. ठीक बात है कि नहीं? Vt will be directly proportional to 2A naught plus 7x. अब ये 2A naught अगर इधर जाएगा तो V naught के टर्म में जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर का एक्सप्रेशन देखो, अपन जानते हैं V naught will be directly proportional to 2A naught. तो 2A naught उधर गया तो V naught के टर्म में भेज देता हूं. तो Vt minus V naught will be directly proportional to 7x. हाँ कि ना? तो x will be directly proportional to Vt माइनस वी नॉट अपॉन 7. ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि देखो, ए नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मैं निकाल चुका हूं, एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो मैं निकाल चुका हूं. तो मतलब मैं ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? 2 मिनट का खेल है यार. अब ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकाल के अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दो. इस इक्वेशन के लिए आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा. नोट डाउन कर लीजिए, पूरा सॉल्व करके बताते हैं. चलो, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं ए नॉट माइनस एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया. तो मेरा जो ए नॉट है वो तो प्रोपोर्शनल है किसके? वी नॉट बाय 2 के. और मेरा जो एक्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके? वी टी माइनस वी नॉट बाय 7 के. तो ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट बाय 2 माइनस वी नॉट माइनस वी टी बाय 7. एलसीएम ले लो, 14 एलसीएम आएगा. तो 7 वी नॉट माइनस 2 वी टी माई प्लस 2 वी नॉट. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स 9 वी नॉट माइनस 2 वी टी अपॉन 14. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? 1 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ. मतलब देखो, ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू मुझे पता चल गई. इसको अपन इक्वेशन नाम दे देते हैं 2. तो 1 डिवाइड बाय 2 वॉज फर्स्ट कौन सी इक्वेशन थी? ये ए नॉट वाली. तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया? वी नॉट बाय 2 के. ए नॉट माइनस एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 9 वी नॉट माइनस 2 वी टी अपॉन 14 के. काटा पीटी कर दो, ये गया 7 टाइम्स. तो ओवरऑल जो मेरा जनरल एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया? के टी बराबर एल एन 7 वी नॉट अपॉन 9 वी नॉट माइनस 2 वी टी. ठीक है. तो वो जो आपने जनरल एक्सप्रेशन लिखा था वो तो वैलिड है ही सर. वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी वाला हो सकता है. जेई एडवांस का पेपर देने जाओ तो हो सकता है वो उस वाले जनरल एक्सप्रेशन के साथ साथ आपको एक एक्सप्रेशन वो वी नॉट और वी टी के टर्म्स में भी दे दे. तो आपको ऐसे 2 मिनट में डेरिवेशन निकाल के खटाखट निकालना पड़ जाएगा भैया, है ना. तो क्या ये जनरल एक्सप्रेशन है? नहीं, ये उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए निकाला गया एक्सप्रेशन है भैया. कि जब रिएक्शन जो मैंने आपको दे रखी है A gives 2B plus 3C, जब यही रिएक्शन गिवन होगी, यही एन फैक्टर गिवन होगे तो ही ये जनरल एक्सप्रेशन काम में आएगा. बाकी एन फैक्टर की वैल्यू चेंज कर दोगे, रिएक्शन चेंज कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा. क्लियर है? देखो भैया, क्या जैसे मैंने बोला था कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको वी नॉट और वी टी के टर्म में निकालना है. मतलब आपको इसमें वी इन्फिनिटी नहीं पता. तो चलो मान लेते नहीं पता, लेकिन अगर नहीं पता तो क्या आप वी इन्फिनिटी नहीं निकाल सकते क्या? बहुत प्यार से निकाल सकता हूं मैं. वी इन्फिनिटी की वैल्यू निकालने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. जब आप
रिएक्शन लिख रखी है, अगर आप उसी बेसिस पे अगर वी इंफिनिटी की वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो मेरी रिएक्शन थी वो क्या थी, ए गिव्स 2b प्लस 3c। एन फैक्टर इसके लिए कितना था, ए के लिए एन फैक्टर कितना डिफाइन कर रखा था, 2। इसके लिए कितना डिफाइन कर रखा था, 3। इसके लिए कितना डिफाइन कर रखा था, 1। आपने जो एक्सप्रेशन लिखा वो क्या लिखा, टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट 0 0, टी इक्वल टू टी पे ए नॉट माइनस एक्स 2x 3x। मुझे बताओ टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या एक्सप्रेशन लिखते, 0 2a0 और 3a0। कोई दिक्कत थी, मैं तो वी इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ, नहीं भी पता तो कैसे निकाल लेते, कैसे नहीं निकाल पाते, आराम से निकाल लेते, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करो, इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, मेरे को बताओ व्हाट डज वी इन्फिनिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वी इन्फिनिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल के बताइए, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल्स, n factor multiply by moles. So it will be directly proportional to what? 2a naught multiply by 3 plus 3a naught multiply by 1. तो v infinity will be directly proportional to 9a naught. कोई प्रॉब्लम है? तो a naught की वैल्यू आप नहीं जानते क्या, अपन जानते हैं। v infinity किसके बराबर है, 9 इंटू a naught किसके बराबर था, v naught by 2 के। आंसर 2 से ये काटा, v naught की वैल्यू तो जानते हो ना, तो अगर वी नॉट की वैल्यू जानते हो तो क्या वी इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे, निकाल ही दी। इट इज 9a0 9v0/2। क्लियर बात, कैसे लिखा 9v0/2, सिंस वी नो दैट a नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0/2। तो अपन चाहें तो वी इन्फिनिटी की वैल्यू तो कभी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है भैया, और ये इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा, चलो साथ में सॉल्व करते हैं यार, तुम लोग क्या ही सॉल्व करोगे, है ना, टाइम वेस्ट होगा बेवजह। 3a गिव्स 2b प्लस c, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसका इन फैक्टर दे रखा है 2, इसका इन फैक्टर दे रखा है 1 एंड इसका इन फैक्टर दे रखा है 3। ठीक है, वही सेम है, वी नॉट और वी टी के रेस्पेक्ट में आपको इसका जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, वी इन्फिनिटी का यहाँ पे भी यूज नहीं कर रहे, सेम पुराने जैसा, वी नॉट और वी टी के टर्म्स में इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख के बताओ। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 ए नॉट 0 0, एट टाइम टी इक्वल टू टी ए नॉट माइनस 3x 2x और x। मुझे बताओ वी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सटासट अब तो जवाब फटाफट आना चाहिए, वी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a0। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे, ठीक है ना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। bt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 माइनस 3x इंटू 2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3x। ठीक है ना, तो vt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, 2a0 माइनस 6x प्लस 2x प्लस 3x कितना आ रहा है, तो 2a0 माइनस x। बार बार इसको ताड़ते रहना भैया, आपको इसकी वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट में, है ना, आपको बार बार इसकी वैल्यू लिखनी है। तो मेरा vt जो हो गया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 2a0 माइनस एक्स के। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये किस टर्म में जाएगा, v0 के टर्म में। तो vt माइनस v0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सॉरी वो तो माइनस एक्स की होगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, v0 माइनस vt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इतनी बात समझ में आई क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, v0 माइनस vt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, सिंस vt माइनस v0 माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, तो मैंने v0 माइनस vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x लिख दिया। तो क्या अब मैं a0 माइनस 3x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूं भैया, सिंस x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 माइनस vt, देन 3x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3v0 माइनस 3vt। कोई दिक्कत, तो a0 माइनस 3x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, a0 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां से, v0/2 के, तो इट इज v0/2 माइनस 3, यानी कि 3v0 माइनस 3vt, 3 टाइम्स ऑफ x।
तो इसका जब आप एलसीएम लोगे, ऑब्वियस सी बात है एलसीएम आएगा 2, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6vt माइनस 5v0। तो आपको पता चल गया ए नॉट माइनस 3x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको पता चल गया ए नॉट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जनरल एक्सप्रेशन तो खुद से लिख ही सकते हो, डाउट हो तो पूछ लो। जनरल एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, के टी बराबर एल एन, ए नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इट विल बी वी नॉट अपॉन 6vt माइनस 5v0। जहां डाउट हो पूछ लीजिए। अब मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टिल कोई नहीं बच रहा ना, आगे बढ़ रहे हैं, फिर हटा दूं मैं इसको। स्टिल किसी का बच रहा हो तो बता दो, मैं ला सकता हूँ, जादू है मेरे पास। चलिए क्वेश्चन लिखे। सर्टेन रिएक्टेंट, अब दिखने में खतरनाक है लेकिन है दो दो कौड़ी का क्वेश्चन ये। सर्टेन रिएक्टेंट Bn plus gives Bn plus 4 plus, ठीक है। The rate constant is measured by titrating the volume of a solution with a reducing agent, which reacts with both and convert Bn plus 2 Bn minus 2 plus and Bn plus 4 to Bn minus 1 plus at time t equal to 0. Volume of titrant consumed was 25 ml, and at time t equal to 10 minutes, volume of titrant consumed was 32 ml. कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट। अब देखो सवाल दिखने में भयंकर दिखता है तो अपनी करने की इवन इच्छा भी नहीं होती। पहले नोट डाउन कर लो, बताओ क्या क्या दे रखा है, फिर बात करेंगे। तो क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है लेकिन है थोड़ा सा तुच्छ श्रेणी का। तो देखो क्या है सवाल में, उसने क्लियर कट क्या बोला है कि भैया आपके पास एक रिएक्शन है ये, जिसका रेट कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको बताना है। आगे उसने बोला है कि जब मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट से पास करवाता हूँ इस रिएक्शन को, या मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट से टाइट्रेट करवाता हूँ इस रिएक्शन को, तो वो बी एन प्लस से भी रिएक्ट करता है और बी एन प्लस 4 से भी रिएक्ट करता है। बी एन प्लस से रिएक्ट करने पे वो उसको बी एन माइनस 2 प्लस में कन्वर्ट करता है, और इससे रिएक्ट करने पे वो उसको बी एन माइनस 1 प्लस में कन्वर्ट करता है। तो इसका क्या सेंस है, इसका बस इतना सेंस है कि ये आपको एन फैक्टर निकालने में हेल्प करेगा, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है इनका। एन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर मोल। तुम्हारी मर्जी पड़े वो एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। बताओ क्या वैल्यू पुट करें, फटाफट फटाफट, कोई भी लक्की नंबर बोलो। और ऐसा बोलना कि मतलब थोड़ा वैल्यू तुम भी समझ पाओ, है ना। मैं तो समझ जाऊंगा, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। कोई भी नंबर बोलो, लक्की नंबर बोलो। एक, और बहुत बढ़िया। तो ले
एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 1 पुट कर देता हूँ तो 5 ले लो, चलो 5 ज्यादा ठीक रहेगा ना। तो अगर मैं एन की वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो भैया आप 5 से कहाँ जा रहे हो, 3 पे। कितने लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? अगर 5 से मैं 3 जाता हूँ यानी कि रिडक्शन इन चार्ज होता है, तो लॉस होता है कि गेन होता है इलेक्ट्रॉन का? ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अपन बोलेंगे 2। यहाँ पे 5 ही ले रखी है, तो 9 से आप जा रहे हो 4, 9 से आप जा रहे हो कहाँ पे, 4 पे। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज हुआ, 5 का। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं, यही हो जाता है आपका एन फैक्टर। समझ में आई? ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं, यही आपका हो जाता है क्या, एन फैक्टर। बस एन फैक्टर आ गया तो बात ही खत्म हो गई, अब कोई काम नहीं है इसका, कोई काम नहीं है इसका। एट टाइम टी इक्वल टू 0 अपने वाले पे आ जाते हैं, ए नॉट मान लेते हैं, ये तो होगा 0। एट टाइम टी इक्वल टू टी, ए नॉट माइनस एक्स, एक्स एन फैक्टर आ गया, बस खेल खत्म। वी नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 ए नॉट। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, तो ए नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट बाय 2। अपने को किससे मतलब है, अपने को इससे मतलब है, ठीक है। तो मतलब मेरे को ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके। वीटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू ए नॉट माइनस एक्स प्लस 5x। It will be directly proportional to 2a naught plus 3x. Then 3x will be directly proportional to Vt minus V naught. Then x will be directly proportional to Vt minus V naught by 3. उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x पता चल गया, a नॉट पता चल गया, तो मैं a नॉट माइनस एक्स भी बता सकता हूं, दैट a नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, so a नॉट माइनस एक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट बाई 2। कहां से लिखी वैल्यू, ये रही। माइनस एक्स की वैल्यू कहां से लिखी, ये रही। तो वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2 माइनस वी टी माइनस वी नॉट बाय 3। एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम आएगा। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3v0 माइनस 2vt प्लस 2v0 अपॉन 6। तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5v0 माइनस 2vt अपॉन 6। तो a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3v0 अपॉन 5v0 माइनस 2vt। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? खत्म हो गया सवाल। v नॉट और vt की वैल्यू पुट कर दीजिए। kt बराबर ln 3v0 अपॉन 5v0 माइनस 2vt। रेट कांस्टेंट पूछा है आपसे, कितने टाइम पे पूछा है भैया, 10 मिनट पे, बराबर ln 3 v0 की वैल्यू गिवन है क्या, v0 की वैल्यू गिवन है क्या, देखो। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे उसने इनिशियल वॉल्यूम दे रखी है 25 ml, नीचे ही नीचे पढ़ना, अपॉन 5 इंटू 25 माइनस वीटी की वैल्यू गिवन है क्या, वीटी की वैल्यू गिवन होगी 32 ml। आंसर है, आ गया रेट कांस्टेंट। डाउट हो तो बोलो, एक और तरीके से बताऊंगा मस्त वाले, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या कर रहे हैं अपन, तो जनरल एक्सप्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। केटी बराबर ln वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। मेरी इच्छा हुई कि मैं भैया वो नॉर्मल अप्रोच ना लगा के इस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो जैसा कि बात हुई है कि अपने को पता है वी नॉट पता है, वी टी पता है, अपने को क्या नहीं पता, अपने को बस वी इन्फिनिटी नहीं पता। तो वी इन्फिनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो वी इन्फिनिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया, 5a0। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। जो एक्सप्रेशन था आपका वो क्या था, बी एन प्लस 1 से वो कहाँ जा रहा है, बी एन प्लस 4 प्लस के, इसका एन फैक्टर आया था मेरा 2, इसका एन फैक्टर आया था मेरा 5, ठीक है, बी एन प्लस था, सॉरी। तो बी एन प्लस से वो जा रहा है बी एन प्लस 4 में, इसका एन फैक्टर आया था मेरा 2, इसका आया था 5। इसके मोल्स थे ए नॉट इनिशियली, इसके मोल्स थे 0, इसके मोल्स थे ए नॉट माइनस एक्स, इसके माने थे एक्स।
एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसके कितने हो जाएंगे 0, इसके कितने हो जाएंगे ए नॉट. सो कैन यू टेल मी द मिली इक्विवेलेंट एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी? इट विल बी 5 ए नॉट. तो ये मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ. तो एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू हो जाएगी ए नॉट. So V infinity will be directly proportional to 5 A naught, and we know that A naught will be directly proportional to V naught by 2. That means V infinity will be directly proportional to 5 into V naught by 2. अब अपन V infinity की तो वैल्यू जानते हैं यार, किसके बराबर है 5 into 25 by 2. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 62.5 ml. पता चल गई V infinity की वैल्यू, डायरेक्ट पुट करो फॉर्मूले में भाई साहब. 2 सेकंड का सवाल था. KT बराबर ln V infinity माइनस V नॉट अपॉन V infinity माइनस VT. सवाल दिखने में कितना खतरनाक लेकिन कितना तुच्छ. ओके इंटू 10 बराबर ln 62.5 माइनस 25 अपॉन 62.5 माइनस 32. सवाल सॉल्व करिएगा, आपके ln के अंदर वैल्यू आएगी 37.5 बाय 30.5. इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा सेम ही. ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, एंड फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.